नमस्ते भाइयों। आज हम लोग रियल नंबर करने वाले हैं। ओके, और आज हम लोग रियल नंबर का सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रियल नंबर को समझने के लिए हमको पहले प्राकृत संख्या समझना होगा, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तब जाकर के हम वास्तविक संख्या को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी रहता है। जैसे 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। इस तरह का क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था। तो पहले आप जानोगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, फिर वास्तविक संख्या क्या होता है। तो पहले मैंने क्या कहा कि हमको क्या सीखना है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पहले उसको जानो। प्राकृत संख्या, जैसे आपके पास नोट का बंडल है तो फटाफट से गिनोगे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो जो हम लोग किसी चीज़ को गिनते हैं ना, तो गिनने में जिस संख्या का हम लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4, ये सारा संख्या क्या है, मेरा प्राकृत संख्या है। ठीक, अगर इस सारे प्राकृत संख्या में एक संख्या और कौन सी संख्या 0 ऐड कर दी जाए ना, तो वो मेरा संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक, हम लोगों ने क्या सीखा, प्राकृत संख्या 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या में क्या होगा, सिर्फ 0 ऐड हो जाएगा, बाकी सारा प्राकृत संख्या। अगर मैं कहूँ क्या 3 प्राकृत संख्या भी है और ये पूर्ण संख्या भी है, क्यों? क्योंकि ये जो बाहर का घेरा है, इसी घेरा के अंदर जितना संख्या होगा सारा संख्या मेरा पूर्ण संख्या होगा, और इस घेरे के अंदर जितना संख्या होगा वो सारा संख्या प्राकृत संख्या होगा। तो 4 तो इस घेरे के अंदर है, मतलब 4 मेरा पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। ठीक, अब हमको नेक्स्ट समझना है कि ये पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब इस पूर्णांक संख्या में देखो, इस घेरे में आपका ये प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, ये 0 भी है आपका, और साथ में आपको ऐड कर देना है -1 -2 -3, ये सारा संख्या आपको ऐड कर देना है। तब जो ग्रुप बनेगा ना, वो सारा संख्या जो है मेरा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। दैट्स क्लियर। अच्छा, आप बताओ मुझे, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, जितना ये पूर्ण संख्या है, क्या पूर्णांक संख्या होती है? मतलब ये सारा जो पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्णांक संख्या के अंदर है? हाँ, देखो पूर्णांक संख्या के अंदर ही नहीं ये पूर्ण संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना होगा। ठीक है, और हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों को समझना। ठीक, पहले हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ लेंगे। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये तो आप जानते हो कि इन दोनों संख्या से मिल करके ही मेरा वास्तविक संख्या बना हुआ है। मतलब अगर हम इस पूरे हॉल को वास्तविक संख्या माने, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिल करके ही मेरा वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है भाई, अब परिमेय संख्या क्या होता है उसको समझना है। आपने यहाँ इस फिगर में देखा होगा कि ये जो परिमेय संख्या का जो घेरा है, इसके अंदर मेरा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी आ रहा है। इससे आपने ये सीखा कि चाहे प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, ये सारा संख्या मेरा परिमेय संख्या होता है। ठीक, अब परिमेय संख्या क्या है उसको समझना है। जैसे 7/9, ये p और q के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अंश और हर के रूप में जो होगा वही मेरा परिमेय संख्या होगा। अब अंश और हर में, लेकिन ये अंश और हर जो है ना, मेरा एक कंडीशन है, दोनों मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक, पूर्णांक संख्या मतलब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें आपका अंश और हर में से रहेगा। देखो 7 आपका, जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो 7 मिलेगा, और 9 भी आगे ही मिलेगा, मतलब ये दोनों मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या जब बटे के रूप में रहे तो वो मेरा जो है आपका परिमेय संख्या होता है। दैट्स क्लियर। जैसे 3/9, ये भी मेरा क्या है, 3 और 9 पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये मेरा परिमेय संख्या हुआ। -2/6, ये -2 यहाँ है, अच्छा इधर आपका आगे आएगा, तो ये मेरा परिमेय संख्या हुआ। तो आपने क्या देखा कि परिमेय संख्या होने के लिए अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं कि p/q के रूप में होना चाहिए। ठीक, और ये अंश और हर मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अंश और हर किस तरह का संख्या हो, पूर्णांक संख्या, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, मतलब p और q मेरा पूर्णांक संख्या हो, और साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हर कभी आपका 0 नहीं होगा। मतलब ये जो q है, हर जो है, ये कभी 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम हर को 0 कर दें भाई, इसका मान कभी नहीं निकलेगा। आप देख लो 0 करके, कभी इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, मतलब अपरिभाषित, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर ये तीनों कंडीशन रहेगा तो वो मेरा परिमेय संख्या होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, आप आपके एग्जाम में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि ये आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है। √16/25, आपका दिमाग घूम गया होगा। मैंने तो बताया कि अगर 16/25 रहे तो 16 मेरा पूर्णांक संख्या है और 25 भी मेरा पूर्णांक संख्या है। इसको तो हम लोग मान लेंगे परिमेय संख्या, लेकिन ये रूट वाला टर्म, तो इसको बनाने के लिए पहले इसको आपको सॉल्व करना होगा। पहले देखना होगा क्या इसका वैल्यू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। पहले रूट का वैल्यू निकालो, तो √16 और √25,
आपने वर्गमूल सीखा होगा तो रूट 16 का मान 4 होता है, 4 चौकी 16 और 25 का वैल्यू 5, 5 पचे 25। तो यहाँ देख रहे हो इसका वैल्यू 4/5 निकला और 4 और 5 दोनों मेरा पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये मेरा परिमेय संख्या हुआ। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखो अपरिमेय संख्या। इसका परिभाषा क्या है? जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सके, मतलब जिसको हम लोग अंश और हर के रूप में नहीं लिख सके, जहाँ पर ये अंश और हर मेरा पूर्णांक संख्या है और ये हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही था आपका परिभाषा। कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा, मतलब इसके परिभाषा में बस आपको नहीं लगाना है, पूरा हूबहू परिभाषा लिख लेना है, बस हो गया परिभाषा। ये तो बात हुई परिभाषा का, लेकिन समझने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा वो मेरा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, मैंने जो कहा उसको हमेशा ध्यान में रखना। जो मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा वो मेरा अपरिमेय संख्या होगा। मतलब जैसे √3, रूट आपका दशमलव में निकलेगा और दशमलव वाला मेरा पूर्णांक संख्या होता नहीं है। देखो, परिमेय संख्या बताने के लिए आप ये देखो कि वो मेरा पूर्णांक संख्या है कि नहीं। पूर्णांक संख्या होगा तभी वो मेरा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 और 5 पूर्णांक संख्या था तभी वो मेरा परिमेय संख्या हुआ। यहाँ पर √3 है, √3 मतलब नीचे में 1 छिपा हुआ है, अगर किसी में 1 से भाग देंगे तो मान वही होता है। ठीक, हर इसका 1 है। अब यहाँ देखना है कि √3 मेरा पूर्णांक संख्या में नहीं आता है। अगर इसका वैल्यू भी निकालेंगे तो 1 पॉइंट कुछ निकलेगा। ठीक है, तो जब यही मेरा पूर्णांक संख्या नहीं है तो ये मेरा क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। बस आपको ध्यान में रखना है कि पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। जैसे -3/5, -3 पूर्णांक संख्या, 5 भी पूर्णांक संख्या, तो ये परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन देखो आपका 2011 में आया हुआ है, √75/√48। और जब आप √75 का वर्गमूल निकालोगे ना तो इसका निकलेगा √75 का 5√3 और √48 का 4√3। तो देखोगे यहाँ √3 कैंसिल हो गया, मतलब इसका वैल्यू 5/4 आ गया। मतलब 5 और 4 दोनों मेरा पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये जो है ये मेरा परिमेय संख्या हुआ। अगर p और q दोनों का वैल्यू अगर पूर्णांक संख्या होगा तो वो मेरा परिमेय संख्या होगा। मैंने बताया ना आपको, पहले सॉल्व करो, देखो क्या सॉल्यूशन मेरा पूर्णांक संख्या आ रहा है, तब उसको हम परिमेय संख्या के ग्रुप में रखेंगे। ठीक, अच्छा, आपने तो सीखा कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या था। अगर √3 में कुछ घटा दिए, 3 - √3, ये बताओ कौन सी संख्या होगी? ये भी तो अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका वैल्यू आपका फाइनाइट तो है नहीं। जब इसमें 3 में घटाओगे तो आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। मतलब अपरिमेय संख्या किसी में जोड़ो, किसी में घटाओ, तो अपरिमेय संख्या ही होता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब परिमेय अपरिमेय से आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालना सीखेंगे। अब पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड को सीखेंगे। इस अभाज्य गुणनखंड से आपके 2013 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। इस अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है। ठीक, पहले हम सीख लेते हैं ये अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड के लिए पहले आपको अभाज्य संख्या सीखना होगा। अच्छा, अभाज्य संख्या, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, 2 में किससे किससे भाग लगेगा? 1 से और 2 से, एक और खुद वही संख्या से भाग लगेगा। 3 में, एक और 3 से, 4 में, 1 से, 2 से और 4 से, 5 में, 1 और 5, 6 में, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो अब आप ये बताओ ऐसा कौन कौन संख्या है जिसमें 1 से और खुद वही संख्या से भाग लगा है? तो ये है, ये है, ये है, इस तरह का जितना संख्या होगा वो संख्या मेरा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारा संख्या मेरा अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं, जैसे हम 140 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो पहले हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करो तो 2 से 140 से भाग दो, 70 में बार में जो कट जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या ये 2 से भाग लग रहा है 70? हाँ लग रहा है। 2 से भाग करो, 35 बार में लगेगा। बहुत अच्छे। अब ये 35 2 से नहीं भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 के पहाड़ा में नहीं कटेगा। 5 से, हाँ 5 से लगेगा, 5 7 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया मेरा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालने वाले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अब हमको जो है HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपका 2014 में पूछा गया था, 9, 12 और 27 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। और ये वाला 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपका 2016 में पूछा गया था। तो इसको हमको सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मतलब 9 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालो, 12 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालो, 27 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो भाग किसे किसे देना है? 2, 3, 5, 7, 11 इस सबसे स्टार्ट करना है भाग देना। पहले आप 2 से भाग लगाओ, नहीं लगेगा। 3 से, 3 3 9 लग गया। अब 12 में 2 से, 2 छक्के 12, 2 3 6,
अब 3 से 3 नमा 27, 3 3 9, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 एंड 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3। अब देखना है किसका चेहरा मिलता है, जिसका चेहरा मिलेगा उसको 1 कर देना है, और किसी का मिलता है देखो कम से कम 2 को मिलना चाहिए। हाँ यहाँ 2 को मिला, इसका मिला, और किसी का नहीं, और किसी का नहीं मिल रहा है, तो इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ के लिए आपको ध्यान रखना होगा वैसा चेहरा जो तीनों में मिल गया हो वही हमारा चेहरा होगा, मतलब वही हमारा जो है नंबर होगा। एचसीएफ निकालना है हमको, तो तीनों में किसका चेहरा मिला हुआ है, एक 3 ही है जो तीनों में मिला हुआ है आपका, तो एचसीएफ मेरा 3 हो गया जो तीनों में मिला हुआ है। एलसीएम क्या हुआ कि इस तीनों के बदले में 1 3, इस 2 3 के बदले में 1 3, और जो बचा उसको लिख लो, बाकी सब को मल्टीप्लाई कर दो। 108 हुआ आपका। कितना आसान था एचसीएफ और एलसीएम। इसका निकालो आप, 8 का 9 का और 25 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबका हम लोग बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब देखो हमको एचसीएफ निकालना है, जिसका तीनों में चेहरा मिलेगा वही हमारा चेहरा होगा। कौन सा, तीनों में तो कोई मिल रहा है क्या, तीनों में कोई नहीं मिल रहा है। जब तीनों में कोई नहीं मिलेगा तो एक बचेरा बचा है, एक वही ना मिलेगा जिसका तीनों में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसका एचसीएफ बेचारा का 1 ही मिला। एलसीएम देखो, एलसीएम में पहले तो जो तीनों मिला उसको लिख लेंगे, फिर सर्च करना है क्या कोई 2 को कम से कम मिल रहा है क्या, 2 को भी नहीं मिल रहा है, बाकी सब, इसका मतलब सब का मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो सब का मल्टीप्लाई करो आप, करीबन 1800 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि अगर हम कोई 2 संख्या का जैसे 2 और 4, इसका अगर हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं उस कंडीशन में ये एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई ये बराबर होगा इस दोनों नंबर के मल्टीप्लाई का, मतलब संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कहो या फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कहो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इससे आपके एग्जाम में 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और जांचें कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब इसको बनाना है तो पहले तो हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है दोनों संख्या का। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 13 गुना 1, और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13 गुना 1। तो वो मिल कौन कौन रहा है, ये 13 मिल रहा है दोनों में, जिसका चेहरा मिला वही किसका चेहरा होगा, एचसीएफ का। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, 13 और 1 मिला, 13 गुना 1 मतलब 13 हो गया, इसका एचसीएफ 13। एलसीएम क्या होगा, 13 गुना 2 गुना 7, 7 गुनी 14, 14 गुना 13, 13 14 82 से 182, मतलब एचसीएफ निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए। जो मेरा फॉर्मूला था उस पर हम लोग पुट करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ क्या है, 13 है, तो 13 गुना 182 इक्वल टू संख्या गुणनफल क्या है, संख्या मेरा 26 और 91 था, तो 26 गुना 91। अब दोनों का गुना करो, देखो क्या बराबर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मतलब हमको इसको जो है जांच करना था, ये दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जांच करना था भाई। तो ये हमको दिखाने के लिए इसके बाद तुरंत हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का गुना करके करेंगे। ठीक, तो नाउ एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, देखो क्या निकलता है, 13 गुना 182, तो क्या निकला, गुना करो 2366 निकलेगा आपका। ठीक, 13 26 है, 13 2366 निकलेगा। फिर संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या क्या था, 26 और 91 था, इस दोनों का गुणनफल करो 2366, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, अतः एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। फिर प्रूव हो गया आपका। ये हमको दिखाना था, जो कि हम डिब्बे में लिखे हैं, इसको आपको नहीं लिखना है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था, इसको इसके बराबर दिखाना था। ठीक, जब इसको हम सॉल्व किए तो बराबर हो गया। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर जो है ध्यान समझना, 2 संख्या था 26 और 91, इसका एचसीएफ कितना निकला, देखो आप, इसका एचसीएफ निकला आपका 13। अगर कोई भी 2 संख्या जिसका एचसीएफ 1 निकल जाए तो उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब ऐसा कोई भी संख्या हम कोई ए बी ले लेते हैं, अगर इसका एचसीएफ मेरा 1 निकल जाए, क्या निकल जाए 1, उसको हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3, इसका एचसीएफ निकालोगे, 2 से 3 में भाग 2 तो 1 निकला, देखो एचसीएफ निकला ना 1, तो एचसीएफ इक्वल टू इसका 1 निकला, तो ये मेरा 2 और 3 कौन संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसको अच्छे से समझ लेना, इसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। यदि ए और बी सह अभाज्य संख्या है तो उस कंडीशन में इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, तो ऑप्शन में रहेगा 1, तो 1 पे आपको टिक लगाना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, ध्यान दो यहाँ पर, अभी तक हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या क्या करते थे, पहला अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालते थे, दूसरा भाग विधि से एचसीएफ निकालते थे, और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है तुम्हारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाग विधि से जानते हो ना, अगर 2 और 5 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना भाग विधि से, तो 2 से 5 में भाग देंगे, इसको कटाएंगे, देखेंगे क्या निकलता है, 1 से इस निकला, फिर 1 से इस 2 में भाग देंगे, तो 2 बार में कटेगा, कटम कुट्टी, यही जो 1 है यही मोस है आपका। ठीक, इस तरह हम लोग निकालते थे।
बस इसी भाग विधि का सहारा लेकर के हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सीखेंगे। ठीक, चलो हम लोग अपने बीती दुनिया में जाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने के लिए। इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। अब हम लोग बीती दुनिया में पहुँच गए। वहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर हम इसे 5 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार में कटा 4 और शेषफल 1 निकला। तो इस 5 को हम लोग भाज्य कहते थे, इस 2 को हम लोग भाजक कहते थे, और इस 2 को हम लोग भागफल कहते थे, और इस 1 को हम लोग शेष कहते थे ना। मतलब ये जो बीच वाला टर्म है वो मेरा भाज्य होता था, ये जो 2 वाला हिस्सा वो मेरा भाजक होता था, और ये भागफल और नीचे में शेष होता था। और यूक्लिड भैया जो है इसका सबका अपना अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे भाज्य के लिए यूक्लिड भैया ने A का प्रयोग किया, भाजक के लिए B का प्रयोग किया, और A B के बाद शायद वो C पढ़ना भूल गए होंगे, इसलिए भागफल का नाम उन्होंने Q रख दिया और शेष का नाम उन्होंने R रख दिया। मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना आप। ठीक, तो भाज्य A, भाजक B, भागफल Q, शेष R। अब इससे जो है हम लोगों ने सीखा हुआ है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ भाज्य क्या है, A है, A बराबर B गुना Q प्लस R। इसी को हम लोग गुना को शॉर्ट रूप में लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। यहाँ गुना छिपा हुआ। ठीक, यही जो है आपके यूक्लिड भैया इसका यूज करते थे। मतलब ये जो दोनों है इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और शेषफल को जोड़ देना है यूक्लिड भैया के अनुसार, इस बीच वाले के बराबर होता है। अगर A B C याद नहीं रहता है आपको तो ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 960 और 432, इसका जो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोसो निकालना है। तो अभी तक हम लोग भाग विधि में क्या सीखे थे, 960 और 432 का अगर हमको निकालना हो भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो 432 है तो 400 जो छोटा रहेगा उसे भाग देना है इससे बड़े वाली संख्या में। 432 960 में भाग दो, 2 बार में 864 हुआ, घटा दिए तो आपका 96 हुआ। फिर 96 से इसमें भाग देंगे 432। आपको इसको अपने दाहिने साइड करना है सॉल्व। फिर 4 से डिवाइड लगेगा, 48 हुआ। फिर 48 से 96 में डिवाइड करना है, 48 2 बार में कट जाएगा, 96 कट गया। अब यहाँ देखो भाग की संख्या कितनी है, 1 2 और 3 भाग लगा, मतलब ये 3 स्टेप में मेरा जो है इसका मोसो निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे वो देखो। पहले तो जो हम सीख रहे हैं, जिस भैया का थ्योरम सीख रहे हैं उसका पहले नाम लिख देना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हुआ, पहला भाग में क्या करना है, इस 960 को इस दोनों के मल्टीप्लाई और इसके योग के बराबर लिखना है। तो 960 इक्वल टू 432 गुना 2 प्लस 96 लिख दिए। फिर नेक्स्ट भाग को करना है, इसमें 432 को इस दोनों के मल्टीप्लाई और शेषफल को ऐड करना है। तो 432 बराबर 96 गुना 4 प्लस 48। फिर इस 96 को 48 और 2 से मल्टीप्लाई प्लस 0, 96 इक्वल टू 48 गुना 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा ना तो ये जो भाजक है वो मेरा मोसो होता है। ये 48 क्या हो गया, मेरा मोसो हो गया। अतः HCF किसका HCF निकालें, 960 का और 432 का HCF निकाल रहे हैं। तो इसका HCF मेरा कितना हो गया, 48 हो गया। ये आपका आंसर कितना ईजी से हम लोग बनाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है आपका बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग आ रहे हैं अपने दशमलव प्रसार की तरफ। इस दशमलव प्रसार से 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, 3.3/8 का दशमलव प्रसार। ठीक, अब दशमलव प्रसार जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 4/3 का आप दशमलव प्रसार निकालो तो 3 से आप 4 में कितना भाग दोगे, जो भागफल निकलेगा मतलब यहाँ निकल रहा है आपका 1.3333 निकल जा रहा है। यही आपका दशमलव प्रसार है, मतलब इसको दशमलव के रूप में हम लोग बदल दिए। समझ में आ रहा है आपको। सेम वही फंडा यहाँ पर करेंगे, इसको हम लोग दशमलव के रूप में चेंज करेंगे। लेकिन दशमलव के रूप में चेंज करने से पहले यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये मेरा भिन्न के रूप में नहीं है। तो भिन्न के रूप में कैसे करते हैं, तो 8 का 3 से मल्टीप्लाई और इधर फिर 8 क्या होगा, 8 या 24 प्लस 3 27 बटे नीचे में कितना 8 है तो 8 दे दिया। अब ये 27/8 हो गया। तो 8 से हमको डिवाइड करना 27 में, 8 या 24, तो फिर पॉइंट लगाएंगे। इस छोटा पॉइंट के बदले में एक बड़ा सा पॉइंट मतलब 0 आएगा। ठीक है, हमेशा इस पॉइंट के बदले में एक 0 आएगा, उसके बाद 0 लाएंगे तो हम लोग अलग से 0 लगाएंगे। ठीक, तो 30 आया। अब 8 से डिवाइड करो, 8 या 24, फिर इस छोटे पॉइंट के बदले में यहाँ बड़ा पॉइंट आया आपका 8 से 3 56 4, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर 0 आया, 8 पंचे 40। इसका मतलब 27/8 का दशमलव प्रसार कितना निकल गया, 3.375। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मेरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आया, मतलब 3.375 जो मेरा भागफल आया, इस भागफल आने के क्रम में यहाँ पर शेषफल मेरा 0 हो गया था। इधर हम जो भाग दिए यहाँ पर 1.3333 आते जा रहा है। ठीक है ना, और शेषफल का भी इसका 0 नहीं हो रहा है। जब 1.3333 आते जा रहा है इसका मतलब 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 मेरा रिपीट हो रहा है। जो मेरा पूरा कट गया उसको हम लोग कहते हैं शांत। नामकरण में करवा रहा हूँ, नाम याद रखना है आपको। इसको क्या कहेंगे, शांत। इसको क्या कहेंगे, चूँकि 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट को हम लोग कहते हैं आवर्ती, तो अशांत आवर्ती। और एक होता है कि यहाँ पर 3 रिपीट ना कर रहा था, वो रिपीट ही नहीं करेगा और कभी शेषफल 0 भी नहीं आएगा। जैसे
1.01 001 0001 इस तरह का जो संख्या रहेगा वो कभी रिपीट नहीं करेगा, तो उसका जो नाम होता है वो नाम होता है अशांत अनावर्ती। इसको ध्यान में रखना, ठीक। ये तो बात हो गई। अब बात हम लोग फिर से यहाँ लाते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है। शांत मतलब क्या, पूरा पूरा डेसिमल 0 आना चाहिए। अब इसका पूरा दशमलव प्रसार जो है शांत है कि नहीं है, ये तो आप भाग दे के देखोगे। अगर मैं कहूँ कि बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये शांत है कि नहीं है, तो आप बोले भाई ये क्या कह दिया आपने, अब मैं कैसे बताऊँगा ये शांत है कि नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है, ये जो हर है इस हर को देख के बताना है। हर को देखना नहीं है, हर का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक। जैसे मैं कुछ संख्याएँ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। ये 27/8 ही लिख लिए, और 2/125 और 1/20। अब जो है इसको आपको भाग नहीं देना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार मतलब इसका जो भाग देंगे और ये मेरा जो है पूरा पूरा कटना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए तो शांत होगा। अगर ये पूरा पूरा नहीं निकलेगा, मतलब रिपीट होते रहेगा बार बार, तो वो मेरा अशांत आवर्ती होगा। अगर रिपीट भी नहीं हो और पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है तो वो अशांत अनावर्ती होगा। वो तो अलग बात है, हमको बस इसको देखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा कि कोई भी दशमलव प्रसार को देख के, मतलब कोई भी भिन्न को देख के हमको बताना है वो कि शांत है कि नहीं है, हमको ये बताना है। अब शांत है कि नहीं ये कैसे बताओगे, सिंपल सा फंडा, इसका हर को देखना है। हर क्या, 8 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। मतलब 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 आया, मतलब 2 क्यू के रूप में आया। इसमें 125 हर है मेरा, 125 का अभाज्य गुणनखंड करो तो इसमें देख रहे हो 125 का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में आ रहा है, मतलब 5 क्यू के रूप में आ रहा है। इसमें ये 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड करो, मतलब ये जो है आपका 20 जो है आपका 2 गुना 2 गुना 5 के रूप में आ रहा है, मतलब 2 स्क्वायर गुना 5 के रूप में आ रहा है। मतलब बात यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी शांत होगा तभी जब हम लोग हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें, और हर यदि 2 पर पावर के रूप में आ जाए, देखो 2 पावर m है, इस रूप में आ जाए हर का अभाज्य गुणनखंड, या फिर 5 पर पावर n के रूप में आ जाए। अब m n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे m का वैल्यू 3 है, इसमें n का वैल्यू 3 है, या फिर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आ जाए, जैसे यहाँ पर आया 2 पावर 2 गुना 5, मतलब यहाँ m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 1 है। अगर इस तीनों फॉर्म में रहे तो उसको देख के ही बता देना है कि वो मेरा शांत होगा, मतलब ये भी शांत है, ये भी शांत है और ये भी शांत है। दैट्स क्लियर। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन देख लो फटाफट से। आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 13/343, इसको बिना भाग दिए बताना है कि ये शांत है कि नहीं है। तो आराम से 343 है, 343 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 343 का, वो आया आपका 7 गुना 7 गुना 7, मतलब 7 क्यूब। मैंने बताया क्या है आपको, 2 पर पावर के रूप में रहे, या फिर 5 पर पावर के रूप में रहे, या फिर 2 पर पावर गुना 5 पर पावर के रूप में रहे, तब ना वो शांत होता है। यहाँ तो 7 पर पावर 3 के रूप में आ गया, मतलब ये 7 तो मैंने नहीं बताया आपको, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। ये शांत नहीं है, सीधा ले लेना है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन आपका 2018 में ही पूछा गया था कि आपको बताना है कि 2/25 ये शांत है कि नहीं है, बिना भाग दिए, वो भी बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए 25 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, तो देख रहे इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 5 गुना 5 के बराबर हुआ, मतलब 5 स्क्वायर। मैंने बताया है आपको 5 पावर n के रूप में रहे तो वो शांत होता है, यहाँ लिखना है आपको, इसलिए 2/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दैट्स क्लियर। अब लास्ट में हम लोग बस 3 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको अच्छे से समझना है उसको, ठीक है। लास्ट हम लोग बस 3 क्वेश्चन को ही अब सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इस क्वेश्चन में लास्ट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ है, इसलिए ध्यान से इसको देखना। मतलब 0.6 पर रेकरिंग है, इसको आपको परिमेय संख्या में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है, 0.6 पर रेकरिंग है, इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। मतलब ये अशांत आवर्ती हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया। 0.6 पर रेकरिंग है, मतलब 0.666 ये आते रहेगा आपका, समझ रहे हो आप। अब इसको जो 0.6 है, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे कि माना कि इसको हम लोग x मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.666 ये आ रहा है, ठीक। और हमको x का ही मान निकालना है, मतलब इसी का वैल्यू निकालना है जो हम माने हैं। तो बाद में हम बस x का वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उससे हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पर 6 मतलब सिर्फ एक अंक पर रेकरिंग है, तो इस इक्वेशन में हम लोग दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग गुना 10 करेंगे, ठीक। तो क्या हो गया, 10x इक्वल टू, इसमें जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक दशमलव अंक जो है आपका दायां साइड खिसक जाएगा। जैसे अगर 0.2 है, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दशमलव एक अंक और आपका आगे चला जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 2 आएगा। वही फंडा यहाँ लगेगा, एक अंक आपका उधर और चला गया, तो 6.666 इस तरह जो आपका आते जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, बस आपका यहीं पर जितना है लॉजिक, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक भाई। सिंपल सा फंडा, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लिख लो पहले आप, 10x इक्वल टू 6.666। बस ध्यान कहाँ रखना है कि मल्टीप्लाई, जितना अंक पर रेकरिंग उतना से मल्टीप्लाई करना है, बस इसको ध्यान में रखना आप। मैंने जो कहा हमेशा ध्यान रखना है इसको।
इक्वेशन सेकंड तो लिख लिया, इक्वेशन फर्स्ट को लिखो, x इक्वल टू 0.666 दोनों को घटा दो, तो 9x इक्वल टू, ये घटा 6 में 6 सब जीरो हो गया, पॉइंट इसमें घटा 6 हुआ आपको, मतलब 9x इक्वल टू 6। अब x का मान निकाल लो 6/9, इसको सिंपल कर लो 2/3, यही आपका आंसर हो गया 2/3। ठीक है भाई। हाँ, इसको आप सिंपल चाहते हो बनाना तो 0.6 पर रखेंगे, क्योंकि एक अंक पर रखेंगे तो 6 हम लोग 9 लिखते हैं, इसमें हटाने के बाद सिंपल सा फंडा है, और इसको हम लोग 2/3 करेंगे। लेकिन ये बनाओगे ना शायद आपको 1 नंबर ही मिलेगा, और इसको बनाओगे तो 3 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर आपको मिलेगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो। ठीक, बहुत आसान है, इसको x मानना है, क्योंकि एक अंक पर रखेंगे है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, उसके बाद घटाएंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, आपका x का वैल्यू निकल गया, यही आपका वैल्यू था। ठीक, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। वो क्वेश्चन है आपको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका 2012, 14, 17, 18 इस सब में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसको हमको अच्छे से करना है। जैसे यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको प्रूफ करना है, तो हम इसको मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के आधार पर हम सारे काम को करेंगे। बाद में अगर रिजल्ट जो है इसके खिलाफ आ गया तो वहाँ पर हम लोग फिर अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे कि हम भाई गलती माने थे, ये अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे कोई चोर है, तत्काल उसको हम क्या मानते हैं, शरीफ इंसान, बहुत ईमानदार इंसान मान लिया उसको। ठीक, अब ईमानदार इंसान मान करके उस पर जो है हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने पर ये साबित हो गया कि बहुत सारा सामान चोरी किया है, तो मेरा मानना तो गलत हो जाएगा कि वो ईमानदार व्यक्ति है, तो वहाँ क्या प्रूव हो गया, वो मेरा चोर है। सबूत मिलने के बाद ही ना, बस वही हमको सबूत ढूंढना है इसमें। तो पहले इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर सबूत अगर इसके खिलाफ हो जाएगा तो वो मेरा अपरिमेय संख्या होगा। तो मान लेते हैं, मान लिए √3 क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको अपरिमेय प्रूव करना था तो हम परिमेय मान लिए। ठीक, अब परिमेय हम जानते हैं क्या कि वो p/q के रूप में होता है, जानते हैं ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं √3 इक्वल टू p/q। लेकिन एक चीज़ और यहाँ मानना है कि p और q मेरा सहअभाज्य संख्या है। मतलब सहअभाज्य संख्या क्या, कि जब हम लोग p और q का मोसो निकालेंगे ना तो वो 1 होगा। मतलब ये है कि p और q में 1 से भाग लगेगा या फिर p से भाग लगेगा, q में भी या तो 1 से भाग लगेगा या फिर q से भाग लगेगा। मतलब दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि वो 1 से उसमें भाग लग रहा है। मतलब p और q में अगर हम ऐसा प्रूव कर दें p और q में कि इसमें एक अलग से मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है या 2 से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो प्रूफ हो जाएगा ये मेरा सहअभाज्य संख्या नहीं है। फिर हमारा मानना गलत हो जाएगा कि हम जो माने थे p और q मेरा सहअभाज्य संख्या है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिखे हैं √3 इक्वल टू p/q, और p और q को हम लोग मान लिए कि वो एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। बस हमको यही मेन करना है, इसको बस ध्यान में रखना है। इसी को हम लोग ये जो सबूत लिए हैं, ये जब सबूत झूठा हो जाएगा तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और वो संख्या मेरा अपरिमेय संख्या प्रूव हो जाएगी। चलो, अपने सबूत को हमको झूठा साबित करना है, तो लग जाते हैं काम में। पहला काम करना है आपको, वर्ग करना है दोनों तरफ। ठीक, दोनों तरफ आप वर्ग करो। वर्ग कर रहे हैं √3 का स्क्वायर और p/q का होल स्क्वायर। क्या हो गया, 3 इक्वल टू p²/q²। अब नौका नौकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, तो 3q² इक्वल टू p²। मतलब हम लोग तो प्रूफ किए 3q² इक्वल टू p²। अब हमको निकालना क्या है वो देखो, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या में आपने देखा कि p को या तो 1 डिवाइड करती थी या तो p खुद डिवाइड करती थी। अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें कि इस p को 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर मेरा जो है ये सहअभाज्य संख्या झूठा साबित हो जाएगा। अच्छा, 3 भी डिवाइड कर रहा है p को, देखो हमको प्रूफ करना था क्या, 3 p को डिवाइड कर रही है, हम यहाँ क्या प्रूफ हो रहा है, p² को डिवाइड 3 कर रहा है, मतलब इसको स्क्वायर का टर्म हटाना है। ऐसा कोई एग्जांपल इसमें 3 से डिवाइड लग रहा है, जैसे हम बोले 6²। तत्काल के लिए आपको ध्यान यहाँ देना है, 3 से डिवाइड लग रहा है। अगर 3 से डिवाइड 6² में पूरा लग रहा है तो ये पूरा कन्फर्म है कि जब हम स्क्वायर टर्म को हटा देंगे तो 6 में भी 3 से पूरा भाग लगेगा। तो इसका मतलब हो गया, चूँकि जब 6² को 3 पूरा डिवाइड कर रही थी तो 6 को भी पूरा डिवाइड करेगी। वही फंडा यहाँ लिखेंगे कि p² जब 3 को पूरा डिवाइड कर रही थी तो p को भी 3 जो है पूरा डिवाइड करेगी। सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा कि p² को 3 विभाजित करता है, तो 3 जो है p को भी डिवाइड करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, इसका मतलब इस p में 3 से भाग लग गया। अब यहाँ हम q के लिए भी साबित कर देते हैं कि भैया q आप भी 10 से बाहर नहीं हो, ऐसा हम इसको प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे वो देखो, अब इसको समझना है आपको। इस टर्म में हम क्या लिखे हैं कि 3 p को पूरा विभाजित करता है, तो p किसके बराबर होगा, इस दोनों के मल्टीप्लाई के। यहाँ पे कुछ है नहीं है तो अपने मन से कुछ भी मान लो, तो हम जो है क्या मान ले, मतलब p बराबर होगा 3 इंटू के अपने मन से कुछ भी मान लो। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है कि, तो p इक्वल टू 3k। अब ध्यान दो, हम लोग कैसे प्रूव किए, पहला तो हम वर्ग किए, दूसरा कि हमको दिखाना था कि p को 1 डिवाइड कर रही है, तो हमको ये सबूत इकट्ठा करना था कि भैया 3 भी p को डिवाइड कर रही है, तो हम यहाँ 3 भी p को डिवाइड कर रही है ऐसा सबूत दिखा दिए, जिससे मेरा p वाला काम क्लियर हो गया। अब हमको ये भी दिखा देना है q भी जो है 3 से डिवाइड है, और जिससे कि मेरा ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा।
और ये जब सहवास संख्या नहीं होगा तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना है। मतलब हमको ये दिखाना है Q में 1 के अलावा 3 से भाग लग रहा है। कैसे दिखाएंगे? बहुत ही आसान सा फंडा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि माना कि P इक्वल टू 3 के। देखो हम लोग माने हैं P इक्वल टू 3 के, जहाँ पर K क्या है, मेरा पूर्णांक संख्या है। और फिर क्या होगा, अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जहाँ पर P का वैल्यू 3 के पुट करेंगे। 3Q² इक्वल टू P स्क्वायर, इसको उतार लिए और P स्क्वायर की जगह पर हम लोग 3K पुट कर दिए, 3K का होल स्क्वायर। तो 3Q² इक्वल टू 9K²। ये ओवरराइटिंग इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पर K के बदले में Q ले लिए थे और Q मैच कर रहा था, जो कि दिक्कत दे रहा था। हमको कोई अदर कांस्टेंट लेना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको जो है क्या करना है, Q में डिवाइड करवाना है 3 से, तो Q² में डिवाइड करवाना है, तो 3K² था इधर, 9 को इधर भेज दिए इक्वल टू K²। अब 3 तिया 9, तो Q² इक्वल टू 3 इक्वल टू K²। ठीक है भाई, इसे हम वही फंडा यहाँ पर भी आया। जब Q² को 3 विभाजित करती है उस कंडीशन में Q को भी 3 विभाजित करेगी, वही फंडा है। इसे हम वही फंडा यहाँ लिखेंगे, चूँकि Q² को 3 विभाजित करता है इसलिए 3Q को भी विभाजित करेगा। क्लियर? मतलब मेरा ये दोनों कंडीशन भी प्रूव हो गया। इसका मतलब हुआ कि P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। जब P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी रहेगा उस कंडीशन में मेरा ये विरोधाभास हो रहा है कि ये सहअभाज्य संख्या है। विरोधाभास मतलब इसका विरोध हो रहा है, हमको सबूत मिल चुका है कि सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। देखो है ना 3 यहाँ पर, इसलिए हमारा ये विरोधाभास होता है P और Q सहअभाज्य संख्या है। जब ये मेरा विरोधाभास हो गया कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये मानना मेरा गलत है। जब ये गलत मेरा मानना है तो इसका मतलब जो हम माने थे कि ईमानदार व्यक्ति है वो ईमानदार नहीं निकला, वो मेरा चोर ही था, मतलब वो मेरा अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया भाई, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मेरा यहाँ प्रूव हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको देख लो आप, बस इसको बता के मैं वीडियो को क्लोज करूँगा। वो क्या, देखो हमको प्रूव करना है 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग मान क्या लेंगे, 6 + √3 इक्वल टू P/Q, क्योंकि अपरिमेय संख्या। पहले तो मानेंगे माना कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, ऐसा कुछ मानेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या मान लेंगे। उसके बाद जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगा, जहाँ पर P और Q मेरा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और यहाँ से हम लोग √3 को अकेला कर लेंगे, तो √3 इक्वल टू P/Q - 6। ठीक, अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि √3 क्या है, मेरा एक अपरिमेय संख्या हम यहाँ प्रूफ किए हैं। इसका मतलब यहाँ सीधा लिखने, चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है इसलिए P/Q - 6 भी एक अपरिमेय संख्या हो गया था। 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या सीधा आपका बन जाएगा, कहीं कोई लंबा लॉन्ग मेथड नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग, जो ये मेरा रियल नंबर टॉपिक था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।